तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और फिर रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 18 फिर मैं पढ़ रहा, जिसमें है टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। कहता है कि अमीरों और गरीबों के बीच यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है कि अमीरों से वसूलो का नारा लगाने वाली भीड़ अमीरों के हमेशा खिलाफ रही है। यह लड़ाई तब छिड़ती है जब कानून बनते हैं और लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी। समस्या यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है। हारने वाले लोग वे हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। अगर वे यह समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं, तो भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते। फिर भी वे पैसे से आज़ाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसीलिए मैं हर बार सिहर जाता हूँ जब भी मैं किसी को अपने बच्चे को यह सलाह देते सुनता हूँ, स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके। जिस कर्मचारी में पैसे की समझ नहीं है वह बच नहीं सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों न हो। औसत अमेरिकी व्यक्ति आज सरकार के लिए 5 से 6 महीनों तक काम करता है ताकि वह टैक्स चुकाने के लिए पैसा जमा कर सके। मेरे विचार में यह समय बहुत ज़्यादा है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपको सरकार को उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसूलो का नारा उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने इसके लिए वोट दिया था। हर बार लोग अमीरों की सज़ा देने की कोशिश करते हैं और अमीर लोग चुपचाप उसका पालन नहीं करते, बल्कि वे पलटकर वार करते हैं। उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है जिनके दम पर वे चीज़ों को बदल सकते हैं। वे चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज़्यादा टैक्स नहीं चुकाते। वे ऐसे तरीके खोजते हैं जिससे उन पर टैक्स का कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए वे चतुर और स्मार्ट वकीलों और अकाउंटेंट्स की सेवाएं लेते हैं और राजनेताओं को मानते हैं कि वे कानून बदले या कानूनी बचाव के रास्ते अपनाएं। उनके पास परिवर्तन करवाने के लिए ज़रूरी संसाधन होते हैं। अमेरिका का टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के लिए कई रास्ते प्रदान करता है। इनमें से ज़्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं, परंतु इसका फ़ायदा सामान्य तौर पर अमीर लोग ही उठाते हैं, क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं। उदाहरण के तौर पर लोकप्रिय शब्द 1031 इंटरनेशनल रेवेन्यू कोड के अनुच्छेद 1031 का संक्षिप्त रूप है, जिससे रियल एस्टेट बेचने वाले को टैक्स चुकाने में देरी करने का मौका मिलता है अगर वह ज़्यादा महंगे रियल एस्टेट को खरीदता है और सौदेबाजी में फ़ायदा नहीं लेता। रियल एस्टेट एक ऐसा पूंजी निवेश है जो इतना बड़ा टैक्स लाभ देता है। जब तक आप कम कीमत की प्रॉपर्टी बेचकर ऊंची कीमतों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं, तो आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप उसे नकद ही न रखना चाहें। जो लोग कानून द्वारा दी गई इन टैक्स की छूटों का लाभ नहीं उठाते, वे अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। गरीबों और मध्यम वर्ग के पास उतने संसाधन नहीं होते। वे चुपचाप बैठे रहते हैं और सरकार की सुइयों को अपनी बाह पर लगने देते हैं और ब्लड डोनेशन की इजाज़त दे देते हैं। आज मैं ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या में लगातार स्तब्ध होता रहता हूं, और वे ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डरते हैं। और मैं जानता हूं कि
जो टैक्स एजेंट कितना डरावना होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिजनेस बंद हो गए, इसके लिए सरकार दोषी थी। मुझे सब यह पता है, परंतु जनवरी से लेकर मई के पहले पखवाड़े तक सरकार के लिए काम करना एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम टैक्स के डर के कारण चुकाते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटकर वार नहीं किया, मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल खेल को चतुरता से खेला और उन्होंने ऐसा कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जो अमीरी का सबसे बड़ा रहस्य है। अमीर डैडी से मेरा पहला सीखा गया सबक आपको याद होगा। मैं 9 साल का बच्चा था और मुझे उनसे बात करने के लिए बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ा था। मैं अक्सर उनके ऑफिस में बैठकर उनका इंतज़ार करता था। वे जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज करते रहते थे। वे चाहते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानूं और एक दिन खुद भी इतना ही ताकतवर बनना चाहूं। जितने भी समय तक मैंने उनके मार्गदर्शन में पढ़ा सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ज्ञान ही ताकत है और पैसे के साथ जो बड़ी ताकत आती है उसे बनाए रखने के लिए और उसे कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की ज़रूरत होती है। उस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर उधर धक्के मारता रहता है। अमीर डैडी हमेशा माइक और मुझे यह याद दिलाया करते थे कि सबसे ज़्यादा डरावना व्यक्ति बॉस और सुपरवाइज़र नहीं होता बल्कि टैक्समैन होता है। अगर आप उसे मौका देते हैं तो टैक्समैन हमेशा आपसे से ज़्यादा वसूल कर लेगा। पैसा मेरे लिए काम करे, मैं पैसे के लिए काम न करूं। मेरा यह पहला सबक दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं, उसे काबू में रखते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। इसके लिए आपके पास कानून की समझ होनी चाहिए और इस बात की भी कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता है। इसीलिए अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट और वकीलों को इतना ज़्यादा वेतन देते थे। वकीलों को वेतन देना सरकार को टैक्स देने से सस्ता है। मेरे लिए उनका सर्वश्रेष्ठ सबक था, स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इधर उधर धक्के न दिए जा सके। और मैंने ज़िंदगी भर इसे अपनाया है। वे कानून जानते हैं क्योंकि कानून का आदर करते थे। वे कानून जानते थे क्योंकि कानून का जानना बहुत महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलझने से नहीं डरेंगे, चाहे आपका मुकाबला रॉबिन हुड और उसके गिरोह से ही क्यों न हो। मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं किसी अच्छे कॉरपोरेशन में बढ़िया सी नौकरी खोजूं। वे मुझे हमेशा उन अच्छाइयों के बारे में बताते थे जो कॉरपोरेट सीढ़ी पर चढ़ने से हासिल की जा सकती हैं। वे यह नहीं समझ पाते थे कि कॉरपोरेट नियोक्ता से मिलने वाले वेतन के चेक पर पूरी तरह निर्भर रहने से मैं एक ऐसी दुधारू गाय बन जाता था जिसे दूहा जा सकता है। जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपनी डैडी की सलाह बताई तो वे केवल हंसे। उन्होंने सिर्फ यही कहा, सीढ़ी का मालिक ही क्यों न बना जाए। बचपन से मुझे यह समझ में नहीं आया था कि अपने कॉरपोरेशन के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। यह एक ऐसा विचार था जो असंभव और डरावना लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से रोमांचित था, परंतु मेरी कम उम्र में इस संभावना पर विचार ही नहीं कर पा रहा था कि वयस्क लोग किसी दिन मेरी कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह का पालन कर रहा होता। मेरे अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कॉरपोरेशन का विचार जीवित रहा
और यह मुझे एक अलग राह पर चलाता रहा। जब मैं 15 या 16 साल का था तो मैं जानता था कि मैं उस राह पर नहीं चलने वाला जो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने बताई है। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा किस तरह करूँगा, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं भीड़ के साथ नहीं चलूँगा और उस दिशा में नहीं जाऊँगा जिस तरह मेरे सहपाठी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक मेरे अमीर डैडी की सलाह मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। मैंने हाल में ही मैरीन क्रॉप्स छोड़ी थी और अब मैं ज़ेरॉक्स के लिए काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसा मिल रहा था, परंतु हर बार जब भी मैं अपनी तनख्वाह के चेक को देखता था तो मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियाँ इतना ज़्यादा थी, जितना ज़्यादा मैं काम करता कटौतियाँ उतनी ज़्यादा होती थी। अब मैं ज़्यादा सफल होने लगा तो मेरे वरिष्ठ बॉस मेरे प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने की बातें करने लगे। यह सुनने में अच्छा लगता था, परंतु मैं अपने कामों में अपने अमीर डैडी की आवाज़ भी सुन सकता था। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम किसे अमीर बना रहे हो? उन्नीस 1974 में ज़ेरॉक्स के कर्मचारी के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉरपोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले से ही मेरे संपत्ति वाले कॉलम में कुछ संपत्तियां मौजूद थी, परंतु अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज़्यादा बढ़ाया जाए। कटौतियां वाली तनख्वाह को देखकर मुझे अमीर डैडी की सलाह में समझदारी दिखने लगी थी। अगर मैं पढ़े लिखे डैडी की सलाह पर चलता तो मुझे अपना भविष्य साफ नज़र आ रहा था। कई नियोक्ता यह अनुभव करते हैं कि अगर कर्मचारी अपने काम से काम रखे तो यह उनके बिजनेस के लिए बुरा होता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं था। एक बार मैंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपनी संपत्तियां बढ़ाना शुरू कर दिया तो मैं एक बेहतर कर्मचारी बन गया। मेरे पास अब एक लक्ष्य था और मैं सुबह जल्दी आ जाता था, मेहनत से काम करता था और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट में निवेश कर सकूं। हवाई में मैं उस समय कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी और वहां किस्मत चमकाई जा सकती थी। जितना ही ज़्यादा मुझे यह लगा कि वहाँ निवेश की संभावनाएं हैं, उतनी ही ज़्यादा ज़ेरॉक्स मशीन मैंने बेची। मैंने जितनी ज़्यादा मशीनें बेची, मुझे उतना ही ज़्यादा पैसा मिला और हाँ, मेरी तनख्वाह के चेक से उतनी ही ज़्यादा कटौतियाँ हुई। यह प्रेरणादायक था। मैं कर्मचारी होने के जाल से बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए मैं कम मेहनत करने के बजाय ज़्यादा कड़ी मेहनत करता था। 1978 तक मैं सेल्स में चोटी के 5 लोगों में से एक था, प्राय नंबर 1। मैं चूहा दौड़ से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए बेताब था। 3 साल से भी कम समय में मैं ज़ेरॉक्स की तुलना में अपने छोटे से कॉरपोरेशन से कहीं ज़्यादा कमा रहा था, जबकि मेरा कॉरपोरेशन रियल एस्टेट में निवेश करने वाली कंपनी थी और अब पैसा जो मैं अपने कॉरपोरेशन में अपने संपत्ति वाले कॉलम में बना रहा था, वह पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। मुझे कॉपियर बेचने के लिए दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज़्यादा समझदारी दिख रही थी। जल्दी ही मेरी प्रॉपर्टी से आने वाला कैश फ्लो इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए पहली कार खरीद ली। ज़ेरॉक्स के लोगों को लगा कि मैं अपने कमीशन बेच रहा हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं अपने कमीशन को संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर रहा था। मेरा पैसा और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति वाले कॉलम के हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था, जिसकी कड़ी मेहनत के कारण और ज़्यादा कर्मचारी तैयार होते थे और ये सब मिलकर अपने बॉस को एक नई कार तोहफे के रूप में देते थे, और वह भी टैक्स चुकाने के पहले। मैंने ज़ेरॉक्स के लिए ज़्यादा कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया।
मेरी योजना सही तरीके से चल रही थी और मेरी कार इसका जीता जागता सबूत था। अपने अमीर डैडी से सीखे गए सबक के कारण मैं उस चूहा दौड़ के मिथक से बाहर निकलने में सफल हो सका था और कम उम्र में ही एक नियोक्ता बन गया था। यह पैसे की समझ से संभव हुआ था, इस वित्तीय ज्ञान के बिना जिसे मैं फाइनेंशियल आईक्यू कहूँगा। आर्थिक स्वतंत्रता की मेरी राह में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई होती। अब मैं फाइनेंशियल सेमिनारों में दूसरे को इस आशा के साथ सिखाता हूँ ताकि मैं उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकूँ। जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूँ कि फाइनेंशियल आईक्यू विशेषज्ञता के 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनता है। नंबर 1 है अकाउंटिंग, जिसे मैं फाइनेंशियल साक्षरता कहता हूँ। अगर आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण दक्षता है। आप जितने ज़्यादा धन के लिए जिम्मेदार होंगे उतनी ही ज़्यादा सूक्ष्मता की ज़रूरत होगी, नहीं तो आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल के तरह ढह जाएगा। यह बाएं मस्तिष्क का पहलू है जिसमें वर्णन या सूक्ष्मता जरूरी है। फाइनेंशियल साक्षरता वह योग्यता है जिसके सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस योग्यता से आप किसी भी व्यवसाय की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 है निवेश, जिसे मैं पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान कहता हूँ। इसमें तकनीकी रणनीतियाँ और फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। यह मस्तिष्क का दायां पहलू है, यानी रचनात्मक पहलू। नंबर 3 है बाजार की समझ, मांग और पूर्ति का विज्ञान। बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की ज़रूरत है जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। 1996 में क्रिसमस के दौरान टिकल मी एल्मो डॉल का प्रकरण भी तकनीकी और भावनाओं द्वारा संचालित बाजार का उदाहरण है। बाजार का दूसरा तत्व निवेश की मूलभूत और आर्थिक समझ है। क्या किसी निवेश में समझदारी है या वर्तमान बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा करना नासमझी है? कई लोग यह सोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेश की अवधारणाएं बच्चों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये जटिल होती है। वे यह नहीं देख पाते कि बच्चे इन विषयों की अनुभूति से समझ लेते हैं। जो लोग एल्मो डॉल से परिचित नहीं होंगे उनके लिए यह सीसम स्ट्रीट कैरेक्टर थी जिसे क्रिसमस के पहले बच्चों में खूब प्रचारित किया गया। लगभग सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिसमस की सूची में उन्होंने इसे सबसे ऊपर रखा था। परंतु क्रिसमस के लिए इसका विज्ञापन करने के बाद जब यह बाजार से गायब हो गई तो कई लोग यह सोचने लगे कि कहीं कंपनियों ने जानबूझकर तो इसे बाजार से गायब नहीं कर दिया है। इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी और पूर्ति बहुत कम, इसीलिए बाज़ार में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया। स्टोर में जब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची तो दुकानदारों और दूसरे खिलौने बनाने वालों ने इनमें मुनाफा कमाने का मौका दिखा। जिन्हें डॉल नहीं मिल पाई थी वे दुर्भाग्यशाली मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गए। टिकल मी एल्मो डॉल की अविश्वसनीय लोकप्रियता मेरी समझ में नहीं आई, परंतु यह मांग और पूर्ति के अर्थशास्त्र का बढ़िया उदाहरण है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड बाजारों पर लागू होती है। नंबर 4 है कानून। उदाहरण के तौर पर अकाउंटिंग, निवेशक और बाजारों की तकनीकी दक्षताओं के सहारे कॉरपोरेशन का प्रयोग विस्फोटक वृद्धि प्रदान कर सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉरपोरेशन द्वारा किए जाने वाले टैक्स फ़ायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो वह बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी या छोटे निवेश के मालिक के लिए संभव नहीं है। इसमें उतना ही अंतर है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वाले में होता है। यह अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम इसे दीर्घकालीन संपत्ति के संदर्भ में देखते हैं। पहला, टैक्स लाभ। टैक्स लाभ। एक कॉरपोरेशन कई ऐसे चीज़ें कर सकता है
जो एक आदमी नहीं कर सकता। कॉरपोरेशन कई चीज़ें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसा कि यह टैक्स देने के पहले खर्च कर सकता है। यह विशेषज्ञता का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है, परंतु इसमें अंदर घुसना तब तक ज़रूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस और संपत्ति बहुत बड़ी नहीं हो। कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उसमें से अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉरपोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है, फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इन्होंने बनाना आसान है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बशर्ते कि आपके पास अपने खुद के निवेश हों जो ज़्यादा अच्छा कैश फ्लो दे रहे हों। उदाहरण के तौर पर अपने कॉरपोरेशन का फ़ायदा यह है कि घूमने जाने का कार्यक्रम हवाई में बोर्ड मीटिंग बन जाता है, कार का भुगतान, बीमा रिपेयर इत्यादि कंपनी में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की सदस्यता भी कंपनी खर्च है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट के डिनर भी आंशिक व्यय हैं और ऐसे भी बहुत से खर्च हैं जो टैक्स चुकाने के लिए पहले किए जाते हैं। कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक कानूनी समाज में रह रहे हैं। हर आदमी आपसे फ़ायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिटर्स से अपनी ज़्यादातर संपत्ति को छुपाने के लिए कॉरपोरेशन और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे यह पता चलता है कि वह कानूनी कवच से घिरा हुआ है और दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई संपत्ति है ही नहीं। वे हर चीज़ पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु वे किसी चीज़ के मालिक नहीं होते। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हर चीज़ के स्वामी होने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे सरकार और अपने साथियों के हाथों अपनी संपत्ति खो बैठते हैं। उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से यह सीखा है कि अमीरों से वसूलो और गरीबों में बांट दो। इस पुस्तक का लक्ष्य यह नहीं है कॉरपोरेशन बनाने का तरीका बताया जाए, परंतु मैं कहूँगा कि अगर आपके पास किसी तरह की वैध संपत्तियाँ हों तो आप जितना जल्दी हो सके कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले फ़ायदे और सुरक्षा के बारे में ज़्यादा जान लें। इस विषय पर कई पुस्तक लिखी गई है जो इन फ़ायदों के बारे में विस्तार से बताती है और कॉरपोरेशन बनाने के लिए ज़रूरी सीढ़ियों को समझाती है। एक पुस्तक खास तौर पर बहुत ज़रूरी है जिसका शीर्षक है इंक एंड ग्रो रिच। यह पुस्तक कॉरपोरेशन की ताकत का बखूबी वर्णन करती है। फाइनेंशियल आईक्यू दरअसल कई कुशलताओं और गुणों का मेल है। मैं तो यही कहूँगा कि यह ऊपर बताई गई 4 तकनीकी दक्षताओं का समन्वय है जो मूलभूत फाइनेंशियल ज्ञान का आधार है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन दक्षताओं के समन्वय से आपका फाइनेंशियल ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो संक्षेप में कॉरपोरेशन के मालिक अमीर लोग, कॉरपोरेशन के लिए काम करने वाले कर्मचारी। अमीर लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं, टैक्स चुकाते हैं। ये भी कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, खर्च करते हैं। आपकी संपूर्ण फाइनेंशियल रणनीति के लिए हम आपकी संपत्तियों के चारों तरफ कॉरपोरेशन की कवच लपेटने की बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं।